येलो अलर्ट, बगावत का मुख्तार फैक्टर। क्योंकि इस वक्त ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में बगावत का तूफान आया है। पार्टी के 30 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के साथ कई गंभीर आरोप राजभर पर लगाए हैं, जिसमें कई आरोप मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए हैं। वहीं एक आरोप पैसे लेने का भी है, जिसको लेकर कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा था। और अब सवाल बड़े ये हो गए हैं कि राजभर के कुनबे में बगावत की शुरुआत हो गई है, क्योंकि पहले गठबंधन टूटा और अब नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पीले खेमे में हड़कंप, सुभाषपा में इस्तीफों से भूकंप। राजभर को येलो अलर्ट, बगावत का मुख्तार फैक्टर। अगर किसी से फैसला लेना होता है तो उनके एक बड़े भाई हैं, उनसे फैसला लेते हैं। पूर्वांचल की 100 सीटों पर अपने प्रभाव का दावा करने वाले अखिलेश यादव को एसी से निकलने की नसीहत देने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा में बगावत का ऐसा बवंडर उठा है कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर समेत 30 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है और राजभर के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। हम समाज के लोगों को ये लगा कि नहीं, अब ये गोलियां करके समाज को बेच रहे हैं, इस नाते अब इनकी लड़ाई के साथ हम लोगों को नहीं रहना है। इस नाते उनके लड़ाई से क्षुब्ध होकर के आज हम लोग पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। एक साथ 30 नेताओं का इस्तीफा ओम प्रकाश राजभर के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश राजभर, प्रदेश महासचिव अर्जुन चौहान, प्रदेश महासचिव रामाश्रय पासवान, जिला अध्यक्ष कुशीनगर ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश महासचिव रमेश सिंह चौहान जैसे बड़े नाम हैं, जिनका दावा है कि वो लंबे समय से न सिर्फ सुभाषपा के साथ जुड़े थे बल्कि पार्टी को बनाने में बड़ी मेहनत की थी। लेकिन आज इन सभी ने न सिर्फ सुभाषपा से इस्तीफा दिया बल्कि पीली टोपी उतारते हुए राजभर के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद सुभाषपा के उपाध्यक्ष रहे महेंद्र राजभर ने कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप नंबर 1, ओम प्रकाश राजभर जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को अपना बड़ा भाई मानते हैं। वो बिना मुख्तार से पूछे न कोई काम करते हैं न कोई ऐलान करते हैं। 2 से 3 लोग निर्णय लेते हैं और उनके एक बड़े भाई हैं, जिनके बारे में कई बार उन्होंने प्रेस मीडिया में जानकारी आप लोगों को दिया है। अगर 3 लोगों के फैसले के बाद अगर किसी से फैसला लेना होता है तो उनके एक बड़े भाई हैं, उनसे फैसला लेते हैं। आरोप नंबर 2, ओम प्रकाश राजभर मुख्तार अंसारी के फरार बेटे अब्बास अंसारी को बचाने में लगे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, यहीं जहां आप खड़े हैं मऊ सदर विधानसभा में, कई दिन के कार्यकर्ता अब्बास अंसारी हैं पार्टी के, कई दिन के कार्यकर्ता हैं। हजारों कार्यकर्ता मऊ के धरती पर, हजारों कार्यकर्ता मऊ पूरे जनपद में हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिया। आरोप नंबर 3, सुभाषपा बाप बेटों की पार्टी बन गई है। राजभर का पूरा ध्यान खुद को और अपने बेटों को आगे बढ़ाने पर है। आरोप नंबर 4, ओम प्रकाश राजभर अपने मिशन से भटक गए हैं। उनका मकसद अब सिर्फ पैसा कमाना रह गया है। आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसी बदलाव के बीच सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। उनके पार्टी के 30 लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि मुख्तार अंसारी से ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियों के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब ये देखना होगा कि इन आरोपों के बाद, इन इस्तीफों के बाद ओम प्रकाश राजभर का अगला बयान क्या होता है। उधर ओम प्रकाश राजभर को समझ नहीं आ रहा कि वो इस बगावत से कैसे निपटे, क्योंकि इससे पहले सुभाषपा के उपाध्यक्ष रहे शशि प्रताप सिंह ने भी राजभर पर ऐसे ही आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। और जितने लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं, मुझे दुख है इस बात का, जो कल तक महाराजा सुहेलदेव राजभर की कसम खाते थे
और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कंधे से कंधा मिलाने के चलने की बात करते थे, वो लोग भ्रमित हो गए, किसी के बहकावे में आ गए, किसी दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के इशारे पर काम करने लगे। तो जो नीति और नीयत हमारे साथ थी वो बदलती दिख रही है। हमारा प्रयास होगा उनको मनाया जाए। लेकिन इस बार न सिर्फ इस्तीफा देने वाले नेताओं की संख्या भारी है, बल्कि जो आरोप लगाए गए वो भी गंभीर है, क्योंकि ये पहली बार है जब राजभर के साथ उनकी पार्टी के नेताओं ने बाहुबली मुख्तार अंसारी का नाम जोड़ दिया है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या राजभर की राजनीति बिना मुख्तार के अधूरी है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ओम प्रकाश राजभर मऊ से लेकर गाजीपुर तक जो अपने प्रभाव का दावा करते हैं, क्या उन्हें ये हिम्मत मुख्तार से मिली है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात रामपुर में चाकूबाजी शोले की, क्योंकि 24 घंटे पहले रामपुर में जो हमला सीएम योगी ने आजम खान पर बोला था, आज आजम खान ने उस पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला। हालांकि ना योगी ने आजम खान का नाम लिया था और ना ही आज आजम खान ने सीएम योगी का नाम लिया, क्योंकि बड़ा सवाल इस बात को लेकर अभी भी उठ रहा है कि क्या ये 18 महीने पहले रामपुर से 24 के युद्ध का शंखनाद है, क्योंकि इस जुबानी जंग ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। मुझे अफसोस है कि जिम्मेदारों ने ये कहा कि एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैं शब्द बशब्द कह रहा हूं, एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैंने कलम दिया है हाथ में, आपने चाकू दिया है हाथ में। बस यही फर्क है हमारी और आपकी सोच में। रामपुर में सियासत के नए शोले भड़क रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आए, भले ही 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इसकी तपिश साफ साफ महसूस की जा सकती है। चाकू चाकू रहेगा और कलम कलम रहेगा। कल उन कमजोरों के हाथ में चाकू था जो उससे रोजी कमाते थे, आज ये चाकू आपने सत्ताधारी लोगों के हाथ में दे दिया है। मतलब सबको मालूम है क्या। सीएम योगी ने रामपुर में बार बार दोहराया था कि यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बनकर रहेगा। इसे भी आजम खान पर सीधा तंज माना गया था। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना, लोग निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अगर यही माफिया और गुंडे, यही पेशेवर अपराधी सत्ता में होते तो कोई निवेश करने के लिए नहीं आता, क्योंकि वहां पे तो सुरक्षा का स्वयं लोगों के सामने एक संकट था। लेकिन आज सुरक्षा का संकट नहीं, निवेश अनुकूल वातावरण बनाने का परिणाम है कि रामपुर के 1200 लोगों को रोजगार उन औद्योगिक इकाइयों में प्राप्त हुआ है। विनाश का एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है, हम रहें न रहें, ये गलियां, ये सड़कें, ये इमारतें यकीनन हमें याद करो। हमसे रामपुर वालों की मोहब्बत नहीं बदल जाएगी। सीएम योगी के तीखे हमले के जवाब में आजम ने जो भी कहा उसमें कहीं भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। खास बात ये कि आजम ये कहना भी नहीं भूले कि जिस जमीन के लिए मुझे भूमाफिया कहा जा रहा है वो जमीन सरकार वापस ले ले। ये अफसोस है कि बहुत बड़े लोगों ने बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया है। हमारे कुकर्म आपके सामने है। 1.25 बीघा जमीन के लिए हमें माफिया कहा गया, जिसके लिए हम आज भी कहते हैं जहां वो जमीन हो उसे ले लिया जाए। रामपुर में सियासी बयानों के ये सुलगते शोले बताने को काफी हैं कि भाजपा सपा को यहां हराने के बाद अब 2024 के लिए किस कदर अपनी जमीन और मजबूत करने में जुटी है। तो आजम ने भी साफ संकेत दे दिया है कि अपना गढ़ बचाने के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से रविशंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात लखनऊ के लाक्षागृह की, जिस पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस होटल लेवाना में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, अब उस पर बड़े एक्शन की तैयारी है, क्योंकि इस पूरे हादसे में लापरवाही खुलकर सामने आ गई है।
जैसे होटल बनाने के लिए ना कोई एक्शन, ना कोई नक्शा पास किया गया था और ना ही फायर मानकों का ख्याल रखा गया। वहीं एलडीए की लापरवाही भी खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि होटल के बाद दूसरा नंबर एलडीए के अधिकारियों का है, जिनकी पूरी कुंडली बना ली गई है। लखनऊ में अग्निकांड, बिना नक्शे के हुआ था होटल लेवाना का निर्माण। चार मौत का गुनहगार कौन? लापरवाही पर एलडीए मौत। अग्निकांड के बाद बुलडोजर की टिक टिक। राजधानी लखनऊ का होटल लेवाना उस वक्त लाक्षागृह बन गया जब आग लगने से 4 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग अभी भी मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन होटल लेवाना में जो हादसा हुआ उसने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस पूरे हादसे में लापरवाही खुलकर सामने आई। जैसे होटल बनाने के लिए ना कोई नक्शा पास किया गया और ना ही फायर मानकों का ध्यान रखा गया, क्योंकि जब आग लगी कहीं कोई निकलने का रास्ता नहीं था। बताया जा रहा कि होटल में इमरजेंसी एग्जिट का इंतजाम भी नहीं था। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये पूरा होटल चारों तरफ से पैक था। होटल के कांच को तोड़ने के लिए मशीनों का सहारा लिया गया, जिसमें काफी देर लग गई और तब तक 4 लोगों की जान जा चुकी थी। इस दौरान जो 14-15 लोग रेस्क्यू किए गए, उनमें से 7 व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके अतिरिक्त 4 लोग, इन 7 के अतिरिक्त 4 ऐसे थे जिनको कि जब वहाँ ले जाया गया तो ब्रॉड डेड बताया गया। वहीं इस पूरी लापरवाही के बाद प्रशासन ने होटल लेवाना स्वीट्स को ध्वस्त करने के आदेश दे दिए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि नोटिस जारी किए गए थे और सभी तथ्यों से इनको जानकारी मांगी गई थी। नक्शा भी मांगा गया था, परंतु ये नक्शा दिखाने में अभी असफल रहे। मैंने विहित प्राधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया था और सीलिंग ऑर्डर इनके खिलाफ जारी हुआ है आज, और बिल्डिंग सील की जाएगी और आगे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिना नक्शे के आखिर इतना बड़ा होटल कैसे बन गया? आखिर क्यों लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को पता नहीं चला? क्योंकि कार्रवाई के नाम पर एलडीए ने इस साल 2 नोटिस होटल लेवाना को भेजे थे, जिसमें पहला नोटिस 26 मई को और दूसरा 28 अगस्त को भेजा गया। लेकिन यह सिर्फ कार्रवाई के नाम पर रस्म अदायगी थी, क्योंकि वक्त रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई की गई होती तो आज लखनऊ के इस लाक्षागृह में 4 लोगों की जान न गई होती। कि जो सबसे बड़ी आज अड़चन रही वो थे ये लोहे की सलाखें, जिन सलाखों ने इस होटल को, इस आलीशान होटल को एक जेल में तब्दील कर दिया, जिसके चलते कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ और यहाँ पर कई लोग की जान भी चली गई। अगर ये रॉड्स नहीं होते तो शायद इनमें से कुछ जानें बचाई जा सकती थी। वहीं पुलिस ने होटल मालिक रोहित और राहुल अग्रवाल को हिरासत में ले लिया, तो सीएम योगी लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जब यह हादसा हुआ तो सीएम योगी न सिर्फ घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, बल्कि तुरंत ही उन्होंने इस पर एक्शन लेने के आदेश भी दे दिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस अग्निकांड से प्रशासन कुछ सीखेगा? क्योंकि लखनऊ में सिर्फ एक लेवाना ही नहीं, बल्कि कई ऐसे होटल और इमारत हैं जिनका नक्शा पास नहीं है, जो कब अग्निकांड में तब्दील हो जाएं और कब किसकी जान पर भारी पड़ जाएं, कोई नहीं जानता। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। और अब बात खनन माफिया के दबंगई की, जिसके सामने खाकी का इकबाल फेल हो गया, क्योंकि ये 52 सेकंड में उन 13 ट्रैक्टर की गुंडई की कहानी है जिसने खनन का केजीएफ चैप्टर की झलक दिखा दी है। ये आगरा से आई उस वायरल वीडियो की कहानी है जिसमें साफ कर दिया है कि पुलिस भले ही खनन माफिया पर एक्शन की बात करे, लेकिन खनन माफिया के सामने पुलिस पूरी तरीके से बेबस है। बावन सेकेंड, 13 ट्रैक्टर, खनन का केजीएफ चैप्टर।
आगरा में खनन का खुला खेल माफिया के आगे खाकी फेल। अगर आप सोच रहे हैं ये किसी फिल्म का सीन है जहां एक्शन बोलने पर टोल को तोड़ते हुए एक के बाद एक 13 ट्रैक्टर गुजर जाते हैं और कट बोलने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो 1 मिनट रुक जाइए और इस वीडियो को फिर से ध्यान से देखिए, क्योंकि आगरा में खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है ये 52 सेकंड के वीडियो में साफ हो गया है। आपको बता दें कि वीडियो रविवार सुबह 4:55 का है, जिसमें राजस्थान के मनिया थाना क्षेत्र से अवैध खनन करके लाए गए डस्ट ट्रैक्टर से भरकर सैया टोल बैरियर को तोड़ते हुए आगरा की सीमा में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े स्तर पर आगरा में अवैध खनन के परिवहन को लेकर कार्रवाइयां हुई हैं और करीब 5 दर्जन मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं और करीब इतनी ही तादाद में जो वाहन हैं वो भी सीज किए गए हैं। लेकिन फिर भी अवैध खनन के जो माफिया हैं उनके हौसले बुलंद हैं और यही वजह है कि कल जिस तरीके से 50 सेकंड के वीडियो में पूरा बूम बैरियर तोड़ते हुए 13 ट्रैक्टर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग एक बार फिर से चैलेंज आगरा पुलिस को। इस वीडियो के आने के बाद आगरा पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में करीब 50 से ज्यादा अवैध खनन के वाहन सीज किए गए और 61 मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन अगर इसके बाद भी खनन माफिया पुलिस के इकबाल को चुनौती देंगे तो सवाल बड़ा हो जाता है। सर, आप 50 सेकंड में 13 ट्रैक्टर निकल जा रहे हैं, बूम बैरियर भी तोड़ दे रहे हैं, इतना हौसला आखिर खनन माफियाओं में आ कहां से रहा? देखिए, इसमें ये भी आप देखिए पिछले 7 दिन पहले से ढेर सारी कार्रवाई हुई, जिसमें 51 ट्रक भी पकड़े गए हैं और सभी पे FIR पंजीकृत हुआ है। संभवतः इसी की वजह से वो ज़्यादा दहशत में होने की वजह से इस तरह का उन्होंने घटना किया। पुलिस कार्रवाई का ये परिणाम है कि इस तरह की घटना सामने आई है। इसमें मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, आज पकड़े भी गए हैं इसमें 2-3 लोग ट्रैक्टर ट्राली के साथ, उसमें भी 307 के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए निशाना साधा। दूसरी तरफ चौतरफा दबाव के बाद पुलिस ने धारा 307 में मुकदमा दर्ज करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा है, जबकि बाकियों की धरपकड़ जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आगरा में अब तक खनन पर रोक क्यों नहीं लगी, क्योंकि आगरा में अवैध खनन से जुड़े माफिया इतने ज्यादा बेखौफ है। इसकी एक तस्वीर साल 2020 के नवंबर महीने में भी आई थी, जहां सोनू कुमार नाम के सिपाही की खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी। अब सोचिए, जिस वक्त टोल प्लाजा से एक के बाद एक 13 ट्रैक्टर गुजर रहे थे, उस वक्त कोई सामने आ जाता तो क्या होता। क्योंकि सच यही है कि पुलिस कितने भी दावे करे, लेकिन खनन माफिया के आगे वो बेबस है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और बात आजमगढ़ की इंटरनेशनल उड़ान की, बदलेगी यादव लैंड की पहचान, क्योंकि आजमगढ़ में जो एयरपोर्ट बनने वाला है उसे अब इंटरनेशनल बनाने की तैयारी है। यानी आजमगढ़ यूपी का 5वां ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां से इंटरनेशनल उड़ान भरी जा सकेगी। आजमगढ़ से इंटरनेशनल उड़ान बदल जाएगी यादव लैंड की पहचान। विकास को मिलेगी रफ्तार, दुनिया से जुड़ेंगे तार। जिस आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, जिस आजमगढ़ से कभी मुलायम सिंह यादव और कभी अखिलेश यादव सांसद बने, अब वो आजमगढ़ सियासत से इतर अपनी नई पहचान गढ़ने जा रहा, क्योंकि आजमगढ़ में जो एयरपोर्ट बनने जा रहा अब उसे दुनिया से जोड़ने की तैयारी है। मतलब आजमगढ़ के लोगों को अब विदेश जाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आजमगढ़ एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने की बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद आजमगढ़ के ADM ने कही है। देखिए, 80% काश्तकारों ने अगर हमको जमीन देने के लिए रिक्वेस्ट किया है तो उस जमीन का सरकार अधिग्रहण कर सकती है। देखिए, हमारा सर्वे चालू है। अब अभी तो हमारा एयरपोर्ट जो है छोटे प्लेन के लिए तैयार है, लेकिन तृतीय चरण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हो जाएगा। प्रथम चरण में उसका विकास होगा, 2 चरणों में होना है। अभी तो इसकी प्रारंभिक अवस्था है। जमीन का जो है हम लोग सीमांकन करा रहे हैं।
आपको बता दें कि अभी यूपी में लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर ही ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है, जबकि चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। ऐसे में आजमगढ़ यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद से ही ये अटकलें तेज हो गई थी कि अब आजमगढ़ का विकास जरूर शुरू होगा, और उसी कड़ी में आजमगढ़ हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आजमगढ़ हवाई अड्डे को 2 चरणों में विस्तारित किया जाएगा, जिसमें दूसरे चरण में इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का स्वरूप दिया जाएगा। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद लोग इसे एक बड़ा कदम देख रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आजमगढ़ एयरपोर्ट के लिए 7 गांव की जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है। हालांकि कुछ गांव वाले इससे खुश नहीं, जिन्हें लगता है कि उनकी जमीन चली जाएगी। मांग किया है कि ये शासन प्रशासन पहले हमारे ही हम मालिक हैं जमीन के, तो हम जब मालिक है तो हमसे क्यों नहीं पूछे ये लोग, क्यों आकर के जमीन की नापैया करें। हम इनके ऊपर कंटेम करेंगे, कोर्ट जाएंगे, मुकदमा करेंगे अधिकारियों के खिलाफ। 700 किसान के लमसम जमीन जा रही है, उससे ज्यादा भी है। अभी सभी लोगों को पूछना, हम लोग सबका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आजमगढ़ एयरपोर्ट 2024 में गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जब से आजमगढ़ में भाजपा ने जीत का कमल खिलाया, उसका दावा है आजमगढ़ की दिशा और दशा बदल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।